जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्यव्यवस्था के अंतर्गत ये भाग 7 संवैधानिक निकाय जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी के अंतर्गत आज हम लोग वित्त आयोग को देखेंगे। ये हमारा जो चैप्टर है वो 45 चैप्टर है। इसमें हम लोग फाइनेंस कमीशन को देखेंगे। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, वित्त आयोग का मतलब ये है, इसको क्यों बनाया जाता है इसको हम लोग समझते हैं। हमारे पूरे देश भर में जितने भी जो सेंटर में जो सरकार है और जो राज्यों में सरकार हैं, ठीक है, तो वित्त का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, सरकार को जितने भी पैसे आते हैं, सरकार को कहाँ से पैसे आते हैं? सरकार को हमारे द्वारा पैसे आते हैं, ठीक है, नागरिकों के द्वारा जितना भी टैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं जो सरकारी अ, और भी व्यवस्थाएं हैं, उन सभी से जो भी पैसा आता है, इन सभी से सरकार का पूरा मैनेजमेंट चलता है, ठीक है। तो वो जो पैसा आता है उसका पूरा हिसाब किताब रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, तो वो है वित्त आयोग। और वित्त आयोग का सबसे मुख्य काम ये होता है कि जो सरकारें हैं, जैसे कि केंद्र में एक सरकार है और राज्यों में एक सरकार है, सभी राज्यों में अपने अपनी सरकारें हैं और प्लस सेंटर में हैं। तो इन दोनों के मध्य जो पैसे, अब राज्यों की जो सरकार है उनके पास पैसे कहाँ से आएगा, और उनको राज्य में अपना जितना भी जो काम है वो काम कैसे करेंगे। तो जो वित्त आयोग होता है वो सभी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को, दोनों में जितना भी जो भी पैसे का जो मैनेजमेंट होता है, जितने राज्यों को जितने अपने हिसाब से आवश्यकता अनुसार प्लस मैनेजमेंट के हिसाब से सभी को बंटवारा करती है, प्लस केंद्र सरकार को भी। तो जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का ये सबसे मुख्य काम होता है। इसी से राज्य सरकार को जो वित्त उनको प्राप्त होना चाहिए, जो पैसा उनको प्राप्त होना चाहिए वो उनको देता है। जो पैसा केंद्र सरकार को प्राप्त होना चाहिए, केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो राज्यों में सरकार है वो हमारे लिए जितने भी राज्यों में जो जो सुविधा नागरिकों को देना है वो उसी पैसे से करती है, ठीक है। तो जो वित्त आयोग का जो गठन का मुख्य उद्देश्य है वो यही है, ठीक है ना। देखिए, अब हम लोग इसको संवैधानिक तरीके से देखते हैं। देखिए, ये अनुच्छेद हमारा, ये संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत ये इसके अंतर्गत बताया गया है कि इसका जो गठन है वो कैसे करना है, इसका कार्य क्या होता है, सारी बातें जो है 280 अनुच्छेद में किया गया है। संविधान के 280 अनुच्छेद आप याद रखेंगे, ये वित्त आयोग से संबंधित है। ये अर्ध न्यायिक निकाय है, यानी कि एक तरीके से देखिए, क्योंकि जो पैसे का मैनेजमेंट है उसमें भी एक तरीके से अर्ध न्यायिक तरीके से है कि राज्यों को जितना प्राप्त होना चाहिए वो अपने हिसाब से उतना निकाल करके देता है। केंद्र का भी उस तरीके से दबाव नहीं रहता इसमें, जितना केंद्र का होना चाहिए केंद्र को देता है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट के हिसाब से भी एक अर्ध न्यायिक निकाय भी होता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आगे हम लोग देखेंगे कि जो इनका गठन वगैरह है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। हर 5 वर्ष इनका जो कार्य होता है, कार्य का जो अवधि होता है, एक बार गठन होने के बाद से 5 वर्ष होता है। लेकिन आवश्यकता के अनुसार से इनको पहले भी गठित किया जा सकता है या समाप्त भी किया जा सकता है या फिर आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हर 5 वर्ष के लिए गठन होता है। अब इनका संरचना हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने लोग, क्या-क्या इनका व्यवस्था कैसा होता है। देखिए, वित्त आयोग में देखिए एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं, और जो इनका नियुक्ति है वो कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तो राष्ट्रपति के द्वारा इनका नियुक्ति होता है। जो कार्यकाल है वो सारी चीज़ें राष्ट्रपति के आदेश पे तय किया जाता है, राष्ट्रपति अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग जो संवैधानिक पढ़े, अभी ये लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी हम लोग देखे, ये सब जो चीज़ें हम लोग जो पहले जो पढ़ चुके हैं उनमें आप ये पुनर्नियुक्ति वाली व्यवस्था नहीं देखे होंगे। चुनाव आयोग भी हम लोग इससे पहले पढ़े, उसमें भी आप ये नहीं देखे होंगे। पुनर्नियुक्ति इसमें होता है, ठीक है। जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष सदस्य हैं ना, इनका पुनर्नियुक्ति हो सकता है, यानी कि एक बार ये पद पे बैठ गए तो फिर ये दोबारा भी बैठ सकते हैं, दोबारा भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये इनका एक याद रखेंगे, कई बार इससे प्रश्न पूछता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता, चयन, ये सब निर्धारित करने का जो संविधान के अंतर्गत ये लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि संसद जो है, संसद को ये अधिकार मिला हुआ है संविधान के तहत कि उनकी जो योग्यता है, स्पेशल कोई भी योग्यता नहीं दिया गया है, वो संसद के ऊपर छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो संसद अपने हिसाब से योग्यता डिसाइड करती है, निर्धारित करती है कि जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग के अंतर्गत अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के आधार पर जो संसद है, संसद के द्वारा निर्धारित किया गया है जो योग्यता है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या निर्धारित किया गया है। देखिए, अध्यक्ष जो है सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए और अन्य 4 सदस्यों के लिए निम्नलिखित ये सब बातें हैं। देखिए, उनको क्या-क्या योग्य होना चाहिए उनके लिए, देखिए, किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति, ठीक है? ऐसे व्यक्ति को भी वित्त आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, ऐसा व्यक्ति भी वित्त आयोग के अंतर्गत आ सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो, ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है। ये सभी जो हैं, इन सभी ये जो है योग्यता है। इनकी योग्यता, ऐसा कोई भी अगर व्यक्ति योग्यता रखता है तो वो क्या है, वित्त मामलों का जो वित्त आयोग का सदस्य बन सकता है। देखिए, वित्त आयोग का सबसे मुख्य काम तो मैं बता दिया हूँ, उसके अलावा देख लेते हैं थोड़ा-सा इसमें। संघ और राज्यों के बीच जो करों के शुद्ध आगमों जो भी आता है और वितरण वगैरह सारी चीज़ें है ना, राज्यों के बीच का, ये राज्यों के बीच सभी के बीच में जो आवंटन करना है, ये कार्य इनका होता है। प्लस भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व की सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत, ये भी इस पर भी काम करती है। प्लस राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय भी सुझाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये वित्त आयोग के कार्य हैं, ठीक है। देखिए, जो एक ये भी बहुत मुख्य इम्पोर्टेंट बात है जिसको आपको याद रखना है। ये जो वित्त आयोग जितने भी सिफारिशें करती हैं, आप देखे होंगे कि अभी जो वर्तमान में है, वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग है, इस तरीके से जो पहला से लेकर के जितने भी वित्त आयोग का गठन होते रहता है हर 5 साल में, उनका एक रिपोर्ट आता है। वो रिपोर्ट जो होता है केवल सलाहकारी प्रकृति का होता है, ठीक है। क्वेश्चन यदि आता है कि वित्त आयोग के द्वारा दिया गया सिफारिश निम्नलिखित में से क्या सही है? वित्त आयोग का जो सिफारिशें हैं वो अनिवार्य होती हैं सरकार के लिए, या फिर सलाहकारी प्रकृति की होती है, दोनों प्रकृति की होती है, दोनों में से कोई नहीं, इस तरीके से प्रश्न आता है। तो आपको एक बात है यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आयोग जो भी सिफारिश करती है उसकी प्रकृति केवल सलाहकारी होती है। सरकार इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। क्योंकि वित्त आयोग बहुत सारा सिफारिश करता है कि किस तरीके से जो आवंटन होना चाहिए, कर का आवंटन कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें जो है, तो वो जो है वो केवल सलाहकारी ही रहेंगी, ठीक है ना। देखिए, वित्त आयोग में बस हम लोग को इतना ही जानना था। लास्ट में हम लोग थोड़ा सा फैक्ट के रूप में देख लेंगे। जो प्रथम वित्त आयोग था, ये 1951 में गठन हुआ था और उसके जो अध्यक्ष थे केसी नियोगी, ठीक है। ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं केसी नियोगी, और द्वितीय के हैं ये 1956 में, ठीक है, 1956 में गठन हुआ था और इनके है के संथानम। तो इस तरीके से चलते हुए अभी जो है वर्तमान में जो चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग है, ठीक है। 2017 में ये गठन हुआ, उसके बाद से ये जो है इसके जो अध्यक्ष हैं वो श्री एन के सी, ठीक है। तो इनको आप याद में रखेंगे, ये याद रखना है इनको। ये जो आयोग के जो ये जो 15वां वित्त आयोग है, इनके ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इनके बारे में देखिए थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। जो एन के सी हैं वो भारत सरकार के पूर्व सचिव थे,
ठीक है, इससे पहले। और 2008 से लेकर के 2014 तक जो थे ये बिहार से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो ये पहले जो थे वो बिहार के हैं और बिहार से वो राज्यसभा के सदस्य बने थे। ठीक है, और पहले इससे पूर्व सचिव भी थे। तो इस तरीके से हम लोग ये जो वित्त आयोग है इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरीके से हम लोग सरल तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। लगातार आप जो चैनल है उसके साथ बने रह सकते हैं आप और अच्छे से अपना तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर अगले देखिए हम लोग को कितना मिनट लगा होगा। देखिए 10 मिनट लगा। हम लोग 10 मिनट भी अगर रोज का भी देते हैं केवल एक सब्जेक्ट के लिए तो हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ ना। और हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ेंगे सबसे बेहतर वही होता है, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होता और बहुत अच्छे से याद भी हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं 10 से 20 मिनट, कभी कभी आधा घंटा। ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन क्या है डेली इतना करने से आपका बहुत अच्छे से आपका तैयारी हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।